और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए हमारे फील्ड रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं देश दुनिया की बड़ी और नॉन-स्टॉप खबरें, वो भी पूरे 40 मिनट पर। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थामा कांग्रेस का हाथ। जुलाना सीट से विनेश का चुनावी टिकट पक्का। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले दोनों खिलाड़ी राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। इतनी हमने कुश्ती में मेहनत की है कि ऐसे ही मेहनत करेंगे। कांग्रेस विनेश फोगाट को जुलाना सीट से मैदान में उतारेगी। बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका जो है जुलाना से आई थिंक इट इज डिसाइडेड जुलाना। सूत्रों के मुताबिक बजरंग को कांग्रेस प्रचार कमेटी का उपाध्यक्ष बना सकती है। बजरंग पूनिया हरियाणा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे और पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इशू नहीं। विनेश और बजरंग जिस जाट बिरादरी से आते हैं वहां कांग्रेस पहले से मजबूत है, लेकिन हरियाणा की खेल संस्कृति के मद्देनजर कांग्रेस को उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी विधानसभा चुनाव में उसकी झोली भर सकते हैं। हरियाणा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर फंसा पेच। सीट समझौते को लेकर अटकी बात। मीटिंग और मंथन के बाद हरियाणा में सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस अब भी 5 सीट ही ऑफर कर रही है। आप जिंद सीट मांग रही है, लेकिन यहां से सुरजेवाला अपने करीबी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कलायत सीट भी आपकी डिमांड लिस्ट में है, लेकिन इस सीट से कांग्रेस सांसद जेपी अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। इन सीटों के अलावा आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र और सिरसा लोकसभा के अंदर आने वाली 4 सीटें मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बनने से गठबंधन की गाड़ी डिरेल होने के कगार पर आ गई है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। सूत्रों का दावा है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी 50 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस से अगर समझौता नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची भी जल्द ही जारी कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी पर कांग्रेस का म्यूजिकल अटैक। गाने के जरिए बीजेपी से पूछे सवाल। बीजेपी के 10 साल के शासन पर कांग्रेस ने म्यूजिकल अंदाज में सवाल उठाए हैं। 2 मिनट के म्यूजिकल वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल की सरकार का हिसाब मांगा है। वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। म्यूजिकल वीडियो में रोजगार, महंगाई, किसान आंदोलन को बड़ा मुद्दा बनाया गया। झूठे वादे करने से घबराए नहीं, युवा बेरोजगार बिल्कुल कमाई नहीं। इस पूरे वीडियो में 2 बार दीपेंद्र हुड्डा, 1 बार भूपेंद्र हुड्डा की फोटो आई। वीडियो में हरियाणा के दूसरे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की फोटो नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा में चेहरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस अंदाज में गाने में दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा की फोटो दिखाई गई है, वो संकेत है कि हरियाणा में हुड्डा परिवार कितना ताकतवर है। नाराजगी के बीच अखिलेश और डिंपल यादव से हो सकती है अपर्णा यादव की मुलाकात। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, अपनों को ही दिए जा रहे हैं सारे पद। सूत्रों के मुताबिक नाराज अपर्णा यादव की गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई। अपर्णा ने गृहमंत्री से अपनी नाराजगी जताई। इससे पहले अपर्णा को मनाने के लिए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने फोन किया था, लेकिन बात नहीं बनी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपर्णा से मुलाकात की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी।
9 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सैफई में कार्यक्रम होगा। सूत्रों के मुताबिक इसी कार्यक्रम में अपर्णा की अखिलेश और डिंपल से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद अपर्णा कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकती हैं। सियासी सरगर्मी के बीच अपर्णा लगातार शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सवाल उठाया है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज करते हुए पूछा है कि क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के योग्य नहीं समझते हैं। अखिलेश की पोस्ट में अपर्णा का जिक्र नहीं है, लेकिन साफ है कि अखिलेश का इशारा किस तरफ है। बीजेपी की ओर से भी अपर्णा को मनाने की कोशिशें जारी हैं, हालांकि अभी अपर्णा का रुख साफ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम हुए कांग्रेस में शामिल। अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी चिट्ठी में राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बहुजन और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के विचारधारा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। वो मनुवादी है। कौन? अरविंद केजरीवाल? पूरी पार्टी का नेतृत्व मनुवादी है। फिर मैंने कहा कि अगर इस लड़ाई को कांग्रेस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, खड़गे जी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, राहुल जी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्यों न उनका साथ देना चाहिए। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2015 और 2020 में राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी सीट से चुनाव जीते थे। केजरीवाल ने उन्हें मंत्री बनाया था। 9 अक्टूबर 2022 को विवाद के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों हिंदू विरोधी हैं। इससे पहले भी केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन किया था। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में गर्म हो गई है सियासत। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचा और उनके घर वालों से मिला। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस की गोली से मारे गए मुख्य आरोपी मंगेश यादव का शव उनके घर के आंगन में रखा था। आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश के परिवार से जा मिला और आरोप लगाया कि मंगेश को घर से उठाकर पुलिस हिरासत में मारा गया। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। बाद में मंगेश यादव की शव यात्रा निकालकर उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच मुकेश के एनकाउंटर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सुल्तानपुर की घटना में जिस डकैती में 16 लोग इन्वॉल्व थे, एक यादव ही मिला था उसका एनकाउंटर करने के लिए। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम कुर्सी करना चाह रही है। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। सुल्तानपुर में शराब व्यापारी के यहाँ हुई डकैती के मामले में मुख्य आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में ढेर करने पर कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि मंगेश की जात देखकर उन्हें मारा गया। कन्नौज के तिरवा चौराहे पर 2 गुटों में चली लाठियां, थाने के सामने हुई वारदात। बवाल को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। पहले बहस हुई, फिर थप्पड़ चले। उसके बाद दे दनादन लाठियों की बरसात होने लगी। दोनों गुट लाठी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। जो भी सामने आया उसे लाठियों से धून दिया। सड़क पर हुए लाठी युद्ध की ये तस्वीरें कन्नौज के गुरसाहिबगंज के तिरवा चौराहे की हैं। झगड़े के बाद 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़े। बीच बाजार, बीच सड़क पर एक दूसरे को लाठियों से पीटते रहे। दुकानदार अपनी दुकानों में बैठकर लाठी युद्ध देखते रहे। बवाल के बीच खून बहता रहा और सड़क पर खड़े लोग लाठी युद्ध का आनंद लेते रहे। जहां मारपीट हो रही है वहां से चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी हंगामे को रोकने के लिए नहीं आया। सरेराह हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर चिन्हट के पास ढाबे पर फायरिंग की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें चिन्हट के आदर्श ढाबे की है।
काले रंग का सफारी सूट पहने 2 लोगों के हाथ में 2 नाली बंदूक है। ये किसी वीआईपी के गार्ड लग रहे हैं। कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बात बढ़ने पर दोनों गार्ड्स दूसरे लोगों को डराने के लिए बारी बारी से फायरिंग करते हैं। काले रंग की इसी एसयूवी में सवार कुछ लोग चिन्हट के आदर्श ढाबे पर आए थे। ढाबे पर पहले से मौजूद लोगों के साथ इनका झगड़ा हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले फायरिंग की, फिर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए थे। मौके से पुलिस को 4 खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। चर्चा है कि फायरिंग में शामिल लोगों में एक विधायक का भाई भी था। पुलिस अब फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही टोल प्लाजा पर लगे कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। हैदराबाद के गांधीनगर इलाके में एक युवक के साथ कुछ शोहदों ने मारपीट की। मुस्लिम महिला दोस्त के साथ जा रहा था युवक। पुलिस ने जांच शुरू की। हेलमेट उतार, वो बता इसका। अरे रुको छोड़ रहे, चल। हैदराबाद के गांधीनगर इलाके में ये युवक अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ जा रहा था, तभी चंद शोहदे आए। पहले युवक को रोका। 2 बदमाशों ने युवक को सामने से घेर लिया। एक बदमाश पीछे से खड़ी लड़की से पूछताछ करने लगा। इसके बाद वो आगे बढ़ा और मारपीट करने लगा। हेलमेट उतार, वो बता इसका। अरे रुको छोड़ रहे, चल। इन शोहदों को हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की के साथ जाने पर आपत्ति थी। लड़की ने मारपीट कर रहे शोहदों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। तेज बारिश और सैलाब में 6 लोग डूबने से बाल बाल बचे। ये लोग एक गाड़ी समेत नाले में जा गिरे थे, फिर लोकल लोगों की मदद से इनकी जान बच पाई। नाला उफन रहा था, उसमें गिरी कार का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया था। गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी, अंदर की लाइटें भी ऑन थी। किनारे पर लोग खड़े थे जिन्होंने कार के अंदर से 6 लोगों को सलामती के साथ बाहर निकाला। ये राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां ढिकोला कस्बे के पास गाड़ी बेकाबू हो गई और नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि ये गाड़ी किनारे पर अटक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अंधेरा होने के कारण कार को रात की बजाय आज सुबह निकाला गया। इस गाड़ी में गुजरात के दाहोद का एक परिवार सवार था, जो भीलवाड़ा में रुकने के बाद अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। बहराइच में फिर हमलावर हो गया है भेड़िया। कल देर रात उसने बहराइच के गोलवा गांव के यादवपुरी में 8 साल के बच्चे पर अटैक किया। बहराइच के महसी इलाके के यादवपुरी गांव में भेड़िए ने उस वक्त अटैक किया जब बच्चा अपनी बहन के साथ घर के बाहर पानी भरने के लिए गया। भेड़िए के हमले में बच्चा जख्मी हुआ। जिस गांव में यह हमला हुआ वो बहराइच शहर के पास है। हालांकि फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ शोर मचाता है, इससे आएगा मतलब देखो काट ली भैया, चिल्लाने हन तब अम्मा मतलब अंदर से आएगी फट दे। भेड़िए के इस ताजा हमले में इलाके में दहशत बढ़ा दी है। गांव वालों में इस कदर भय है कि लाठी डंडों से खुद निगरानी कर रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिन गाँव में भेड़िए का आतंक है वहाँ सोलर लाइट और हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं। कुछ घरों में प्रशासन ने दरवाजे भी लगवाए हैं। डीएम ने इसके लिए क्रिटिकल फंड से 25 लाख रुपए जारी किए। अब तक बहराइच के सिर्फ ग्रामीण इलाकों से ही भेड़िए के हमले की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब जो ताजा हमला हुआ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भेड़िया अब शहरी इलाकों की तरफ भी बढ़ रहा है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज एक और कैबिनेट मंत्री के घर धावा बोल दिया। आज संजय निषाद के आवास पर प्रोटेस्ट किया गया। मंत्रियों के घर घेरा डालो आंदोलन के तहत आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने संजय निषाद को टारगेट किया। वो संजय निषाद के सरकारी आवास पर धरने पर बैठ गए। ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर अमल करने और शिक्षक भर्ती की नई सूची जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के घर, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर और एक दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्तियों की चयन सूची में आरक्षण की अनदेखी पाई थी, जिसके बाद यूपी सरकार को चयन सूची रद्द करने और 3 महीने में नई लिस्ट जारी करने को कहा था, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया।
यूपी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इन अभ्यर्थियों ने उन मंत्रियों को खास तौर से टारगेट किया है जो कि ओबीसी या एससी वर्ग से आते हैं। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण पर कल नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई। संजौली में सुरक्षा बढ़ाई गई। मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद आज संजौली मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई थी। जुम्मे के दिन मस्जिद में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन विवाद के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले लोगों की संख्या कम रही। जो आए उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये विवाद या कुछ है, मस्जिद तो यहाँ से है 1850 से है पुरानी, पर ये फिर बनाई गई ऊपर। जितनी होगी कोर्ट में वो चला हुआ जो अवैध है वो कोर्ट फैसला कर देगा। हिमाचल वक्फ बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में शनिवार को शिमला नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक इस मामले में 44 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है। शनिवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए संजौली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुवार को हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा के मोर्चे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हाथों में तख्ती लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। राउज एवेन्यू रोड पर आम आदमी पार्टी के पुराने दफ्तर से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के पास ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कोई प्रमाण नहीं मिला। अब उसी केस में आपने ईडी का यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि ईडी में बेल मिलना मुश्किल है। इतने डरपोक है भाजपा, तानाशाही से देश चलाना चाहती है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में अमानतुल्ला खान के घर 2 सितंबर को ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में ईडी ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया था। ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और मनमाने तरीके से अपने करीबियों को नियुक्त करने का मामला है। रूस और यूक्रेन के बीच जर्मनी पहुंचे जेलेंस्की। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन ने नया मिलिट्री पैकेज देने का ऐलान कर दिया। वैसे जेलेंस्की की मीटिंग से ज्यादा चर्चा यूक्रेन के इस हमले की हो रही है। 3 दिन में दूसरी बार यूक्रेन ने अपने ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया कि कुसर्ग के जिन इलाकों में रूसी सेना छिपकर वॉर कर रही थी, उसे आग उगलने वाले इस ड्रोन ने पहचाना और फिर पेड़ पौधों वाले हाइड्रिक जोन को जलाकर राख कर दिया। अब आग की लकीर जमीन पर दिखी तो एस जैसी आकृति नजर आई। इसी वेपन के चलते यूक्रेन रूस को नए सिरे से ललकार रहा है। जेलेंस्की ने हथियार देने वाले दोस्तों को ऑपरेशन की डिटेल्स दी। बताया कि 1 महीने के अंदर रूस के हजारों सैनिक मारे गए, 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन की फोर्स के ऑपरेशन के चलते कुछ ही महीने में रूस ने 6000 सैनिकों को खो दिया। हमारी सेना पहले से ही 1300 वर्ग किलोमीटर के रूसी इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बस्तियां शामिल हैं। 2 सितंबर को पहली बार मोल्टेन थर्माइट उगलने वाली ड्रोन की तस्वीर सामने आई। यूक्रेन ने इसे रूस के क्लस्टर और फास्फोरस बम के काट के तौर पर वॉर जोन में लेकर आया है। यूक्रेन की थर्माइट ड्रोन के खिलाफ रूस ने भी अपनी वायु वीरों को मैदान में उतार दिया है। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि नाटो मुल्क की सेना रूस के सपोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। रॉकेट अटैक ऐसा कि दुश्मन के होश उड़ा दे। ड्रोन अटैक ऐसा कि नीचे छिपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दे। तोप की गर्जना ऐसी जिसने हमले की तासीर बदल दी। और इन सबको कवर देने के लिए रूसी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन। रूस के पास वो सारी फायर पावर है जो यूक्रेन के खिलाफ उसे चंद दिनों में जीत का स्वाद चखा सकती है। लेकिन 2.5 साल होने को आए, रूस ने अपने बड़े हथियारों को मैदान में नहीं उतारा। अभी वो अपने कन्वेंशनल वॉर के सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है। यूक्रेन ने बताया कि रूसी हमलों में मौत का सिलसिला जारी है। खार्किव, ज़ेपोरिजिया, माइकोलिव समेत दूसरे शहरों को टारगेट किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले रूस ने लवीव और पोल्टावा में हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बीच वॉर जोन को लेकर शॉकिंग खुलासा हुआ है। नाटो सदस्य देश लिथुआनिया के कई लड़ाके बॉर्डर पार करके वॉर जोन में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लिथुआनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है।
ऑपरेशन कुर्स्क के 1 महीना पूरा होने के बीच रशियन आर्मी ने वॉर जोन का डेटा रिलीज किया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा जवान सिर्फ कुर्स्क में मारे गए। 24 घंटे पहले युद्ध रोकने के संकेत देने वाले पुतिन ने अपने बारूदी जखीरे को बढ़ाने का काम किया है। ईरान की मदद से नई बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप रूस पहुंचने वाली है। इजराइल से तनाव के बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या यूक्रेन के मैदान में बरसाई जाएंगी? क्या पुतिन ने डोनबास को कंट्रोल करने के लिए अब बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली पावर दिखाने का फैसला किया है? इन सवालों के पीछे ईरान और रूस के बीच हुई वो डील है जिसे लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड सख्ते में आ गया है। जिस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ मिसाइल और रॉकेट्स बरसाएगा, तब ये खबर सामने आई कि अब किसी भी वक्त रूस में ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ड्रोन डील के बाद अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की डील तेहरान और मॉस्को की मजबूत होती दोस्ती का नया सबूत तो है, लेकिन क्या इन मिसाइल्स को वाकई जंग के मैदान में उतारा जाएगा या सिर्फ यूक्रेन के कदम रोकने के लिए मंगाई जा रही है? इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ईरान चाहता है कि हम उन्हें नेचुरल गैस सप्लाई करें। वो काफी वक्त से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए भी सुविधाजनक है। हमारे रिजर्व बिल्कुल पास ही हैं। हम उन्हें सप्लाई करने की सोच रहे हैं। पहले खबर आई थी कि इस साल फरवरी में ईरान ने रूस को शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का जखीरा भेजा है। हालांकि ये भी बात सामने है कि यूक्रेन वॉर में ईरानी मिसाइल के इस्तेमाल का कोई सबूत सामने नहीं है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हॉस्टेज सिचुएशन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमास सभी इजरायली बंधकों को ईरान ले जाने की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त गाजा के अंदर की तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी, तबाही का नया चैप्टर दुनिया के सामने दिखाया जा रहा था। तब इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक बयान सर्कुलेट हुआ। इसमें हमास के पॉलिटिकल चीफ याह्या सिनवार का जिक्र था। बताया गया कि हमास ने अब 100 बंधकों को गाजा पट्टी से शिफ्ट करने की योजना बनाई है और इन्हें फिलाडेल्फी कॉरिडोर के रास्ते ईरान ले जाने का प्लान है। इजराइल का कहना है कि अगर हम ये कॉरिडोर छोड़ देंगे तो फिर हमास को बंधक को ईरान ले जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका, कतर समेत दुनिया के दूसरे मुल्क हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो हर बार सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमास के सामने मसौदा जाता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इस बीच फिलिस्तीन की तरफ से गाजा में मरने वाली संख्या का डेटा लगातार पब्लिश हो रहा है। कहा गया है कि इजराइल ने 11 महीने में गाजा के 40,800 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत का दावा किया गया है। हमास कई महीनों से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल पर जोर दे रहा है और यही सीज फायर की अहम शर्त है, लेकिन इजराइल इस पर मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए समझौता नहीं हो पाया। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद यागी तूफान अब चीन में बर्बादी मचाने को तैयार है। चीन के कई शहरों को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। हालांकि चीन पहुंचने से पहले तूफान ने हांगकांग में अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। एयरपोर्ट की तस्वीरें सुपर वायरल हो चुकी है क्योंकि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने चीन की उड़ानों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई कारें तिनके की तरह बहती नजर आई। तूफान की दहशत ऐसी थी कि स्टॉक मार्केट, बैंक सर्विसेज और स्कूल सब कुछ बंद करने पड़े। मौसम विभाग ने सुपर स्टॉर्म को कैटेगरी 4 में रखा है। इतना ही नहीं, तूफान की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपना घर छोड़ा और सरकारी शेल्टर्स में पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और कई जगह तो पेड़ पौधों के साथ इमारतों को भी नुकसान की खबरें हैं। हांगकांग के बाद तूफान ने जब चीन का रुख किया तो मंजर कुछ ऐसा था। साउथ चाइना के कई इलाके तूफानी हवाओं का कहर झेल रहे थे। तूफान के रडार पर गुआंगडोंग और हाइनान प्रोविंस है। वेंचुआन इलाके में हवाएं इंसान को उड़ा ले जाने पर आमादा नजर आई। बताया जा रहा है कि हैनान में ये पिछले 10 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान रहने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यागी तूफान अब तक का रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इससे पहले कैटेगरी 5 का अटलांटिक तूफान रेबिल भारी तबाही मचा चुका है। यागी तूफान के अलावा टाइफॉन सिस्टम जो अमेरिका का है वो भी चीन को अब परेशान करने लगा है। दरअसल अमेरिका न्यूक्लियर बम गिराने वाले मिसाइल सिस्टम की जापान में तैनाती की तैयारी में है। क्या चीन के खिलाफ न्यूक्लियर मैसेज जारी हो गया? जापान की मीडिया के मुताबिक जमीन से हमला करने वाले टाइफॉन मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट शुरू हो चुका है। इस मिसाइल सिस्टम की मदद से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है।
टॉमहॉक मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल कई देशों में कर चुका है। गौर करने वाली बात ये कि टॉमहॉक मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु बम ले जा सकती है। हालांकि क्या ये तैनाती परमानेंट होगी, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि मिसाइल सिस्टम को वॉर एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं। जापान में इन मिसाइलों की तैनाती के बाद से चीन के खिलाफ काउंटर अटैक की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एक संधि के तहत जिन मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, उन्हें बैन किया गया है, लेकिन अमेरिका साल 2019 में इस समझौते से हट गया था। इसका एग्जाम्पल फिलीपींस में सामने आया, जब 4 महीने पहले वॉर एक्सरसाइज के नाम पर ही अमेरिका ने फिलीपींस में न्यूक्लियर बम दागने वाले इस सिस्टम को तैनात कर दिया। अमेरिका के इस सिस्टम से चीन बौखला गया था। उसने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। फिलीपींस का कहना है कि ये जो टाइफून सिस्टम है, इसे सितंबर में हटा दिया जाएगा। चीन से मुकाबले के लिए अब अमेरिका के साथ जापान ने भी हथियारों को नई धार देना शुरू कर दिया है। जापान ने अब तक के सबसे बड़े डिफेंस बजट का ऐलान किया। इस बजट का केंद्र बिंदु सिर्फ चीन है, क्योंकि जापान भी उन मुल्कों में शामिल है जो साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान है। इसलिए जब डिफेंस का व्हाइट पेपर जारी हुआ तो बताया गया कि जापान साल 2025 में $58 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा पर खर्च करेगा। मगर इससे सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि सारे हथियार उसी से खरीदे जाएंगे। इसमें 500 टॉमहॉक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो वॉरशिप्स और सबमरीन से लॉन्च की जा सकेंगी। इससे जापानी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जापान अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने की सोच रहा है। इन सब के अलावा एजिस क्लास के वॉरशिप, सर्विलांस प्लेन, नई सबमरीन और एक मजबूत कोस्ट गार्ड जैसे फोर्स ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। जापान अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है, यानी इसमें अब और ज्यादा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की यूनिट भी तैयार रहेगी। इधर चीन के खिलाफ एलाइड फोर्सेज ने नई रणनीति तैयार की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की बैठक में दोनों देश अपने सैन्य संबंध और मजबूत करेंगे। साथ ही फिलीपींस की मदद का भी ऐलान किया। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री के व्हाइट पेपर में चीन और रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी बहुत बड़ा खतरा माना गया है। कुछ वक्त पहले उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा फैसला लिया है। बोइंग के जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष गए थे, वो अब उनके बिना ही धरती पर लौट रहा है। काफी सोच विचार के बाद नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्सूल के अनडॉकिंग के प्रोसेस को शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जैसे ही स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन को छोड़ेगा तो स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता को वापस लाने की तैयारी करेगा। हालांकि इसमें वक्त लगने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो भारतीय समय के अनुसार शनिवार सुबह 3:30 बजे बोइंग का स्टारलाइनर धरती पर वापसी के लिए रवाना होगा। कहा जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट 9:35 पर धरती पर लौट जाएगा और ये लैंडिंग न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडर्स स्पेस हार्बर पर होगी। नासा की तरफ से स्टारलाइनर की स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग और धरती पर लैंडिंग की लाइव कवरेज होगी। 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर जून में अपनी पहली अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताने थे, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में हीलियम लीकेज शुरू हो गई, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टलती चली गई। नासा कह चुका है कि सुनीता विलियम्स की वापसी अब अगले साल होगी। जिस ड्रैगन कैप्सूल से उन्हें लौटना है, उससे इससे पहले भी कई अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जा चुका है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भारत के एथलीट मेडल की बरसात कर रहे हैं। हाई जंप के फाइनल में एक और गोल्ड आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि देश के ये एथलीट्स ओलंपिक की टीम पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। ओलंपिक में हम एक गोल्ड नहीं जीत पाए थे, मगर पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का 6 लग चुका है। T64 कैटेगरी के फाइनल में प्रवीण कुमार ने गोल्डन छलांग लगाई। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर का जंप किया। इस पैरा ओलंपिक गेम्स में ये भारत का 6ठा गोल्ड है। पीएम मोदी ने प्रवीण को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उनके दृढ़ संकल्प ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। भारत को उन पर गर्व है। भारत के मेडल की संख्या लगातार बढ़ रही है, 25 को पार कर गई है। अभी और मेडल आने की उम्मीद है।
भारत ने बुधवार को मेंस F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। प्रवीण कुमार के मेडल की बदौलत मेडल टैली में भारत टॉप 15 में आ गया है। टीम इंडिया का पैरा ओलंपिक्स में ये ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल समेत 19 मेडल जीते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।